एवरीवन इट्स मी हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो वीडियो बड़ा कमाल के, कुछ सीखने लायक भी है और कुछ आईना दिखाने लायक भी है। वो है जनाब कि आज़ादी के 100 साल और भारत 40 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी। मतलब एक तरफ वो कंट्री है जो हमारे साथ जिसने सफ़र तय किया था, शुरू किया था, और वो 40 ट्रिलियन डॉलर्स हैं और हम ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं डिफ़ॉल्ट पे। मतलब हम कई हफ्तों से हम डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि नहीं यार, नहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, बट अब टेंशन होने लग गई है मुझे भी। तो आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। 3 2 1 एंड गो। नमस्ते हिंदुस्तान दोस्तों। जय स्पेशल। हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अंबानी। यह दावा किया है कि भारत 2047 में देश की आजादी अच्छा। के 100 साल पूरे सही। होने तक 40 ट्रिलियन डॉलर की 40 इकोनॉमी बन ट्रिलियन जाएगी। डॉलर्स अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो अगले 25 साल में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 13 गुना बढ़ जाएगा। मुकेश तेरह अंबानी ने गुना कहा कि भारतीय टाइम्स। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में क्लीन एनर्जी और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा योगदान होगा। मुकेश हाँ। अंबानी का ये अनुमान गौतम अडानी के उस अनुमान से भी ज्यादा है, जिसमें गौतम अडानी ने कहा था कि साल 2050 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 30 ट्रिलियन डॉलर होगा। मुकेश और अंबानी ने कहा है इन्होंने कि 40 का है। 2047 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। दूसरी हो तरफ सकता है पाकिस्तान दूसरी के भी बन जाए, दिवालिया मतलब जो होने के कुछ इवेंट्स चांसेस हुए हैं। हर दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बड़ी अहम खबर है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस रीजन का, साउथ एशिया का। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की तरक्की की बात करते हैं, और फिर हम बात ये करते हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है, या नहीं है कि हम इसमें इतने तरक्की ज़्यादा हो कब बिजी रही हैं थी कि हम बहन, किसी और जो तरफ रुक नहीं गई देख है? रहे। जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2047। बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रिडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की। उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहां पर उन्होंने यह कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13 फोल्ड जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या ओके। फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं। कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी कंपैरिजन? इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भाई भी अगर कंपैरिजन इन तो रहा इश्यूज ही पर नहीं है। काम करेंगे मतलब तो हम भी एक आगे बढ़ सकते हैं। जो है अब वो देखिए, इसमें जो है 40 ट्रिलियन का जैसा कि टारगेट रख मैंने रहे हैं, आपको और एक बताया जो कि है अभी कि तो वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ के। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो उन्होंने बात की है, इंडिया विल ग्रो टू बिकम अ 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, रैंकिंग अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये 10th कॉन्वोकेशन था ऑफ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने खास तौर पर जो है ना, वो 3 फैक्टर्स पे बात की है। उन्होंने 3 चीज़ों की बड़ी बात की है, जिसमें उनका सी। कहना था कि जो 3 गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं will govern India's growth in the decades ahead। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। वो कौन से हैं? वो हैं द क्लीन एनर्जी क्लीन रेवोल्यूशन, एनर्जी। फिर है बायो एनर्जी रेवोल्यूशन, बायो एंड एनर्जी। एक और है, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं हम, क्योंकि हम एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स गो थ्रू करते रहते हैं ताकि नॉलेज अप टू डेट रहे। और ग्रीन एनर्जी या बायो एनर्जी, अगर इन दोनों की बात करें तो डोमिनेट कर रहा है भाई इंडिया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिच हैं ग्रीन एनर्जी के लिहाज से भी, और अभी भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो उनको।
और बायो एनर्जी के लिहाज से भी, मतलब जिस तरह से एक बायो गैस, बायो डीजल, बायो ऑयल की तरफ इंडिया मूव कर रहे। और तीसरी बात है डिजिटलाइजेशन, जो कि मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी उसको कनकर कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मतलब जहाँ पे 5G अभी तक, अगर हम एशिया की बात करें तो एक आधी कंट्री थी जिसके पास 5G प्रॉपर लॉन्च था, और दूसरी शायद नेशन भारत है। तो जब आप अपने बच्चे बच्चे के हाथ में जिस तरह से, मतलब ऑनलाइन लर्निंग है, बायजू स्टार्ट हुई थी, अब वो बायजू जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, नो डाउट इन डैट। और हम क्यों लैग करते हैं? क्योंकि हम जो काम करने वाला बंदा होता है उसकी टांग खींचते हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना भी हों वैसे भी बिजनेसमैन हो, वो प्रेफर करते हैं पाकिस्तान ना आना। उसकी वजह यह है कि शुरू शुरू में उनमें वो कहते हैं ना, मुहब्बे वतन होते हैं, देशभक्ति जिसको आप कहते हैं, वो आके कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं और पहले परमिशन के लिए रिश्वत दो, फिर लगाने में रिश्वत दो, फिर जो लगा रहे हैं वो ठेकेदार घपला करता होता है। उसके बाद जो वर्कर हैं, वो सिर्फ इसी में खुश नहीं होते कि हमारे एरिया में कोई फैक्ट्री लगा के हमें जॉब्स दे रहे हैं। वो वर्कर यूनियन बन जाती है, फिर उनकी डिमांड्स शुरू हो जाती हैं, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑयल प्राइसेस और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लग जाते हैं, और ब्राइबरी इतनी चलती है कि एट द एंड वो बंदा क्या कहता है, भाड़ में जाए, यानी वो कहते हैं ना, चुल्ले में जाए सारी मेहनत, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो फिर अपना मूव कर जाता है। और बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं। अब गिने चुने ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो रह गए हैं, बाकी सब तो बांग्लादेश या फिर बाहर उन्होंने शिफ्ट होना पसंद की है। और एक वजह है कि हम पीछे रह जाते हैं, और वजह यही है कि हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, हमें रिश्वत वाले लोग पसंद हैं जो अपना पेट भी भरें और हमारा पेट भी डबल भरें। तो इस वजह से हम पीछे हैं, और तो कोई है नहीं। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, आपको याद होगा पाकिस्तान में लैपटॉप स्कीम स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स के लिए। और उसका मोटिव क्या था कि जी स्टूडेंट्स के पास अपना इंटरनेट, इवन के वाईफाई डोंगल और इंटरनेट डोंगल भी प्रोवाइड की गई थी कि फ्री इंटरनेट इनको मिले मंथली, एक पर्टिकुलर पैकेज रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि वो डोंगल्स भी और वो इक्विपमेंट भी और वो लैपटॉप्स भी मार्केट में स्टूडेंट्स ने बेच दिए 20,000, 25,000, 30,000 में। क्यों? क्योंकि विजन ही नहीं है। भाई आप उसको फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर सकते थे। आप बाद में जब कोविड आया तो एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़ी ना, तो बहुत सारे लोगों तो बेच चुके थे, फिर वो रोते फिर रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम खुद, हम में गड़बड़ है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और आगे बढ़ने के लिए आपको पता है मेहनत, जज्बा, जुनून, वतन से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं, लेकिन हमें वो कम नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों में इस वक्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इंडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि मेहनत है भाई, लगन है, वतन से मोहब्बत है, और वो चाहते हैं कि सुपर पावर बने। सिर्फ बातों के शेर नहीं है, काम भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।